नमस्कार। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इस स्पेशल सेगमेंट में आज हम किसी एक खास विषय पे चर्चा करेंगे जो छत्तीसगढ़ से, छत्तीसगढ़ की सियासत से, छत्तीसगढ़ के लोगों से जुड़ी हुई होगी। और आज का विषय है, क्या जनगणना हो जाना चाहिए? जनगणना वैसी कि लोगों के घर घर तक पहुंचा जाए, मतलब ऑफिसर्स लोगों के घर घर तक, अधिकारी कर्मचारी पहुंचे और वो जानकारियां जुटाए। कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के नेता लगातार इस बात को कह रहे हैं कि जनगणना हो और जातिगत जनगणना हो, मतलब जातीय स्तर पे जनगणना ये हो। इस बीच खबर ये है कि केंद्र सरकार डिजिटल जनगणना की तैयारी में है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस पे निशाना साधा है और उन्होंने कहा है कि डिजिटल जनगणना से सही आंकड़े नहीं आ पाएंगे और जनगणना जातीय आधार पे होनी चाहिए, सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण होने चाहिए। इस बीच छत्तीसगढ़ सरकार अपने स्तर पे इस बात का हवाला देते हुए कि केंद्र सरकार जनगणना नहीं करा रही है, सामाजिक और आर्थिक सर्वे कराई, उसकी रिपोर्ट भी आ गई है। आने वाले वक्त में कैबिनेट की बैठक में वो रिपोर्ट रखी भी जाएगी, उसका संकलन हो रहा है और उस आधार पे कुछ योजनाओं की घोषणा होगी। मतलब आने वाले वक्त में छत्तीसगढ़ सरकार कुछ बड़ी योजनाएं लॉन्च कर सकती है। लेकिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बयान पे सुनील सोनी, जो सांसद है भाजपा के, उन्होंने पलटवार किया और उन्होंने कहा है कि ये ऐसी सरकार है छत्तीसगढ़ की जो रिपोर्ट को जेब में लेकर घूमती है, बस इंप्लीमेंट नहीं करती और ये भी रिपोर्ट ऐसे ही रह जाएगी। इस मुद्दे पे सियासत छत्तीसगढ़ में खूब हो रही है। इस विषय पे चूंकि लोगों से जुड़ा हुआ ये मसला है, तो इस पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी से मणि वैष्णव जी। मणि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और भाजपा से रविंद्र सिंह जी। शुरुआत करते हैं कार्यक्रम के मणि जी आपसे ही। मणि जी, जनगणना की तैयारी है केंद्र सरकार की, लेकिन डिजिटल जनगणना की तैयारी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस पे सवाल खड़े कर रहे हैं, आखिर आपत्ति किस बात से होनी चाहिए? क्या डिजिटल भारत हो रहा है, डिजिटल इंडिया हो रहा है, डिजिटल को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो इसमें कहां लग रहा है कि गड़बड़ी हो जाएगी, कहां झोल हो जाएगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की शुरू से आदत रही है आंकड़ों को छुपाना और गलत आंकड़े देना। भारतीय जनता पार्टी पुनः एक बार चाहती है कि डिजिटल जो है जनगणना हो और फिर से जो है आंकड़े छुपाए जाए और गलत आंकड़े के आधार पे भारतीय जनता पार्टी जो है काम करे। भारतीय जनता पार्टी की तो हमेशा से आदत रही है। हम चाहते हैं कि घर घर जाकर जो जनगणना अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, वो जा जाकर जो है जनगणना करें ताकि वस्तु स्थिति समझ में आ सके और जो वास्तविक आंकड़े वो सामने आ सके। लेकिन भारतीय जनता पार्टी डिजिटल आंकड़े की बात करके फिर से आंकड़ों को छुपाना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी चाहती ही नहीं कि जो जनता की जो योजनाएं बनी है वो जन जन तक पहुंचे, सही हाथों तक पहुंचे, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे। भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल नहीं चाहती और इसी कारण पुनः अपने निकम्मेपन को छुपाने के लिए भारतीय जनता पार्टी डिजिटल जनगणना की बात कर रही है। अरे भाई, हमारे जैसे हमने आर्थिक सर्वेक्षण कराया, सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण कराया, वैसा आप क्यों नहीं कराते? वैसा आप कराएंगे तो आपको वस्तु समझ में आएगी। हमने तो कराया है सामाजिक आर्थिक सर्वे और कैबिनेट में जो है वो पेश भी होने वाला है और बहुत जल्द हमारी जो सरकारी योजना है छत्तीसगढ़ सरकार की वो सही लोगों तक पहुंचने वाली है और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचने वाली है। नहीं तो केंद्र सरकार आंकड़े छुपा के क्या करे? क्या, क्यों आंकड़े छुपाएगी केंद्र सरकार? क्या जरूरत है ऐसी आन पर केंद्र सरकार आंकड़े छुपाएगी? मणि जी, केंद्र सरकार जो है, हम जैसे कि हम जानते हैं, कोरोना जब महामारी फैली हुई थी उस समय भी केंद्र सरकार ने मिल्को के आंकड़े को छुपाने का प्रयास किया। तो भारतीय जनता पार्टी जो केंद्र सरकार में बैठी है वो चाहती है कि जो डिजिटल जनगणना हो उससे वास्तविक जो आंकड़े हैं वो सामने ना आ पाए, क्योंकि हमने देखा अच्छा, है मतलब पिछले वास्तविक कुछ आंकड़े सालों आएंगे, वास्तविक आंकड़े आएंगे तो बहुतायत मात्रा में होंगे, उस हिसाब से योजनाएं लानी होगी या उसका लाभ देना होगा, ये कहना है आपका? देखिए, अभी हाल ही हमने देखा है कि लाखों की संख्या में लोग वापस जो है बेरोजगारी रेखा के नीचे आ गए। तो इन सब आंकड़ों को छुपाने के लिए भारतीय केंद्र सरकार जो है डिजिटल जनगणना की बात है। रविंद्र जी, जी, आंकड़ेबाजी का खेल करने वाले हैं क्या? बिल्कुल नहीं, कहीं से भी नहीं। इनको शंका इसलिए कांग्रेस तो होती कह है रही कि जब कांग्रेस तो कह रही नहीं है। नहीं, कांग्रेस इसलिए कह रही है जब वो हारती है तो ये ईवीएम पे दोष देती है और जीत जाती थी ईवीएम पे नाम नहीं लेती, वैसे ही ये शंका जाहिर कर रही है। मुझे एक चीज बताइए, आज हम कौन से दौर में जी रहे हैं? 21वीं सदी के दौर में जी रहे हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता के दौर में जीना चाहेंगे? आज जब डिजिटल हो आएगा तो वहीं पर भरेगा उसके सामने और सीधा क्या कहते हैं अपलोडेड हो जाएगा वहां से। पहले तो पत्रक लेके आते थे, भरते थे, फिर डेटा को देते थे, फिर कंप्यूटर में अपलोड होते थे। अब तो लैपटॉप दिया जा रहा है हमको,
टैबलेट दिया जा रहा है। नहीं, तो इनकी आशंका यह है कि अधिकारियों कर्मचारियों की मनमर्जी चलेगी ना, क्योंकि फिजिकल नहीं होगा तो सामने भर के कोई नहीं भरवाएगा। सबसे महत्वपूर्ण तो फिजिकल करने में बहुत आसान है, गड़बड़ करने में, क्योंकि मैं तो आपसे घर में फॉर्म भरा के ले गया, बाहर जाके बदल दिया, क्या पता चलेगा घर वालों को। लेकिन अभी आपके सामने फॉर्म भराऊंगा, आपके सामने इंटर मारूंगा, सीधा भारत की जनगणना सरकार जो होती महापंजीयक उसके बाद पहुंच जाएगा। तो उसमें तो गड़बड़ी कोई गुंजाइश नहीं है। लगता है ये गड़बड़ियों की आदत हो चुकी है, इसलिए बैलेट पेपर की बात करते हैं। मैं बोला ना, ये 21वीं सदी में जीना नहीं चाहते, बैलागाड़ी में जीना चाहते हैं। ये हेलीकॉप्टर में नहीं चलना चाहेंगे, कार में नहीं चलना चाहेंगे, पुराने दौर में जीना चाहिए। अब सबसे बड़ी बात मणि वैष्णव जी की बात बिल्कुल बैलगाड़ी में चलना पसंद करेंगे। इनको बैटरी वाली जो अब कार आ रही है वो भी मजा नहीं आएगा, ये हाँकते हाँकते जाना पसंद करेंगे। अब मजे की बात बोलो मणि वैष्णव नहीं, लेकिन विश्वसनीयता तो उसी की है, ऐसा कहना है कांग्रेस का। रविंद्र जी, ये अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ यहाँ पर बैठे हुए, तो हम लोग जो बात कर रहे हो ज्यादा विश्वसनीय और एक कमरे में बैठ के कहीं से करें, चेहरा दिखे नहीं और कुछ ना हो, तो वहाँ कौन रविंद्र सिंह, कौन सत्य प्रकाश, कौन मणि वैष्णव। तो पारदर्शिता का दौर है, डिजिटल पे इतना आसान नहीं है, ऑन पेपर तो हो जाता था। अब सबसे बड़ी बात है सत्य प्रकाश जी, ये बोल रहे हैं कि हम गलत आंकड़े क्या करें, अभी तो आंकड़े आए नहीं है, तो क्या गलत छिपा लेंगे, और छिपा लेंगे तो हमको क्या फायदा हो जाएगा। और जनगणना का जो आंकड़ा होता है, सुनिए, 1 साल के लिए नहीं होता है, 10 साल के लिए होता है, 10 साल के लिए। हमारी सरकार रहेगी केंद्र में या इनकी आएगी, कौन जानता है क्या होगा। हम छिपा लेंगे तो हमको क्या फायदा हो जाएगा, यदि नहीं छिपाएंगे तो इनको क्या नुकसान हो जाएगा, पहले तो ये बताएं। और सबसे बड़ी बात है, 2 साल जो कोरोना का दौर था उसके कारण क्या कहते हैं अभी ये हुआ, नहीं तो पहले जारी हो चुका था, हमको आंकड़े जनगणना का करना है। कोरोना के दौर के कारण रोका गया है, अभी 2023 में फिर से करना है। 3 महीने का पहले तो LH होता है, लिस्टिंग ऑफ हाउसिंग, वो करेंगे, जिले का, प्रखंडों का, उन सबकी लिस्टिंग होती है, पहले घरों का, जिले का, उपखंडों का, उसके बाद व्यक्तिगत जानकारी आती है। तैयारी करने में टाइम लगता है, क्योंकि वो जनगणना केवल व्यक्तियों की जनगणना नहीं है, उसके साथ साथ बहुत प्रकार की योजनाएं बनाई जाती है, बहुत सारी चीजों को किया जाता है। इसको इतने हल्के में लेने की जरूरत नहीं, बहुत गंभीरता से लेने की बात है। और केवल भूपेश बघेल बोल रहे हैं, देश के अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री को तो पड़ा नहीं है, वो तो इंतजार कर रहे हैं। अभी आपको बता दूं, जो ये बोल रहे हैं ना सामाजिक आर्थिक सर्वे करवाए, अभी बिहार की सरकार करवाई और सुप्रीम कोर्ट ने बत्ती दिया है, उसने कहा नहीं नहीं आपका नहीं चलेगा, जबकि उन्होंने बिहार हाईकोर्ट ने रोका है। क्योंकि ये जो काम है जनगणना का, जनगणना आयुक्त होता है गृह मंत्रालय के अधीन, ये पहली बार नहीं हो रहा, 1872 से हो रहा है और कंटिन्यू हो रहा है। ले लेते हैं रविंद्र जी, एक और सवाल आपसे ले लेते हैं, फिर जाएंगे मणि जी के पास। भूपेश बघेल मुख्यमंत्री ये भी कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व ये भी कह रहा है कि जातीय आधार पर जनगणना होनी चाहिए। इस बात पे तो बीजेपी कुछ बोल ही नहीं रही है। नहीं, जातीय आधार पे अभी ये पहली बार भूपेश बघेल नहीं बोल रहे हैं, ये तो बहुत पहले से लालू यादव, मुलायम सिंह यादव लोग बोलते ही रहे। देखिए, 2 बातें, देश एक है, आते मणि जी, और जाति संप्रदाय में तोड़ना उचित नहीं लगता है। और यदि इसमें आवश्यकता होगी जातिगत मामलों में करने के लिए, तो हम तो बहुत छोटे लोग हैं, देश में शीर्षस्थ नेतृत्व बैठा हुआ है और बहुत सारे टेक्निकल ऑफिसर बैठे होते हैं। यदि होगा तो वो उसको भी करने की आवश्यकता होगी, तो करने से कोई गुरेज नहीं है। लेकिन जातिगत आधार इसके पहले क्यों नहीं हुआ? आज जब मोदी जी हैं तो जातिगत आधार बात कर रहे हैं, क्या इसके पहले कांग्रेस नहीं थी? 1952 में पहला जनगणना हुआ था, उन्होंने जवाब ले लेते हैं, उन्होंने क्यों नहीं किया? जी ले लेते हैं मणि जी, जवाब दीजिए। देखिए, केंद्र सरकार वास्तविक आंकड़े नहीं देना चाहती, उसके कई कारण। भारतीय जनता पार्टी जब से केंद्र सरकार में आई उसके बाद देश में काफी आर्थिक बदलाव हुए। मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2014 तक 27 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का काम कांग्रेस सरकार ने किया, यूपीए सरकार ने किया। और 2014 से 2018 तक वापस 23 करोड़ लोग वापस गरीबी रेखा के नीचे आ चुके हैं। और ऐसे ही कई आंकड़े हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो भारतीय जनता पार्टी बार बार है कि मुस्लिमों की संख्या बढ़ रही है और इस आधार पर ध्रुवीकरण की जो राजनीति करती है भारतीय जनता पार्टी, उस पर भरी पलीता लग जाएगा अगर वास्तविक आंकड़े, वास्तविक जनसंख्या हमारे सामने आ जाएगी। क्योंकि हम जानते हैं कि जनसंख्या में जो है किसी प्रकार की जातिगत कोई बदलाव नहीं हुआ है, ये हम जानते हैं और महसूस भी करते हैं। लेकिन अगर वास्तविक आंकड़े सामने आ जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी की जो सांप्रदायिकता की राजनीति है उसको पलीता लग जाएगी। तो ऐसे ही बहुत सारे कारण हैं जिसके कारण केंद्र सरकार वास्तविक तौर पे जनगणना नहीं कराना चाहती और झूठे आंकड़े जारी करके वापस देश की जनता को भ्रम में डालना चाहती है। मणि जी, एक गंभीर बात की ओर ध्यान इन्होंने आकृष्ट किया है। बिहार सरकार ने जो सर्वे कराया उसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में जो मसला गया है, सुप्रीम कोर्ट ने जो उस पर निर्देश दिए, छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो उस लिहाज से हम किस तरह देखें इसे, आप लोग किस तरह से देखते हैं?
नहीं, सुप्रीम कोर्ट से जो फैसला आया वो एक अलग बात है। भारतीय जनता पार्टी को तो ये बताना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी जो है सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण चाहती है कि नहीं। भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि नहीं कि वास्तविक जो है जो गरीबों की संख्या है, जो वास्तविक आर्थिक स्थिति है लोगों की, वो सामने आना चाहिए कि नहीं। क्या भारतीय जनता पार्टी इस बात का विरोध करती है? भारतीय जनता पार्टी सबसे पहले इस बात का जवाब दे, सुप्रीम कोर्ट का हवाला न दे। और सुप्रीम कोर्ट की अगर बात करेंगे तो हमने तो वो दिन भी देखा है, इस देश के इतिहास में पहली बार हुआ जब 4 सुप्रीम कोर्ट के जजों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और कहा कि लोकतंत्र खतरे में है। ये बात भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद पहली बार इस देश में हुआ। तो सुप्रीम कोर्ट का हवाला भारतीय जनता पार्टी को देना ही नहीं चाहिए, उसको अधिकार ही नहीं है। ले लेते जवाब लेते हैं। रविंद्र जी दिक्कत कहाँ है? रविंद्र जी दिक्कत कहाँ है? केंद्र सरकार के पास इतने अधिकारी कर्मचारी है, इतना बड़ा अमला है, अगर कांग्रेस को विश्वास नहीं है कि डिजिटल जो जनगणना होगी उसमें सही आंकड़े आएंगे तो फिर दिक्कत कहाँ है ना? इतना बड़ा अमला तो है ना केंद्र सरकार के पास। सत्य प्रकाश जी, कांग्रेस को तो ईवीएम पे कभी भरोसा नहीं था। कर्नाटक में हारे हैं तो मत करे, सरकार मत बनाए, ईवीएम से तो हुआ है चुनाव। क्यों कर उन लोग ये करते हैं जिसमें भरोसा नहीं करते? सुन लीजिए, मणि जी जरा सुनेंगे, मणि जी जरा सुनेंगे, सुनेंगे मणि जी, मणि जी, मैं हाई टिकट से सत्य प्रकाश जी एक चीज बोल रहा हूँ कि जब मैं बोल ठीक है रविंद्र जी को बोलने दीजिए, मणि जी रविंद्र जी को बोलेंगे, आप देख लीजिए, आप पे आएंगे, मणि जी बोलेंगे। हाँ रविंद्र जी बोल लीजिए, रविंद्र जी बोल लीजिए। आप मसला ही ऐसा छेड़ दे रहे हैं ना कि उनको जवाब देना पड़ रहा है। ले लेंगे मणि जी, जवाब लेंगे आपसे। रविंद्र जी बोल लीजिए। देखिए कितना अजीब से डिबेट में मुझे आश्चर्य लगता है कि कांग्रेस के प्रवक्ता लोग क्या बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हमको क्या लेना देना। नहीं, इस पे आ जाते हैं ना, चलिए ना सुप्रीम कोर्ट के फैसले। नहीं मैं शीर्षक पे आ जाते हैं ना, जनगणना पे आ जाते हैं। अब वो छत्तीसगढ़ में करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट रोकेगा कि नहीं रोकेगा बताइए। मैंने तो ये सुप्रीम कोर्ट के मामले में हमको बोलने की जरूरत नहीं है। आपने कहा मैं बोलूं ना साहबानो प्रकरण में क्या हो रहा है और कैसे राजीव गांधी बनता था, अभी कोर्ट में नहीं जाते, हम कोर्ट में नहीं जाते, हम डिजिटल नहीं सुनना है, मैं जानता हूँ ये सिखा के भेजे आप लोग। अरे रविंद्र जी रुकिए, मणि जी रविंद्र जी मेरा एक सवाल है। मणि जी एक मिनट, रविंद्र जी रुक जाइए। रविंद्र जी, छत्तीसगढ़ सरकार अगर सर्वे कराई, छत्तीसगढ़ सरकार ने आंकड़े जुटाए आर्थिक सामाजिक स्तर पे, छत्तीसगढ़ सरकार ये भी कह रही है कि आने वाले वक्त में कैबिनेट में वो आंकड़े रखे भी जाएंगे और हम यहाँ के लोगों के लिए, जो पहले भी इन्होंने मकान या गैस सिलेंडर की बात कही है, नई घोषणाएं भी करेंगे, नई योजनाएं भी लाएंगे। इस पे भी कोई संशय है क्या आपको, या इससे क्या दिक्कत होनी चाहिए अगर कोई नई योजनाएं आती है? सत्य प्रकाश जी, आपने इतना अच्छा प्रश्न पूछा है, टेक्निकल विषय है। देखो जनगणना जो है, भारत देश कैसे चलता है, संघीय ढांचे के अनुसार चलता है और 3 विषयों पे चलता है। केंद्र सूची अलग होती, राज्य की सूची अलग होती, समवर्ती सूची अलग होती। केंद्र में जो सूची होता है उस पर पूरा निर्णय केंद्र सरकार करती है और राज्य सूची पे जो होगा उसको राज्य सरकार करेगी। समवर्ती सूची में भी केंद्र बनाती तो राज्य का नहीं होता। अब महत्वपूर्ण बात, जनगणना जो है वो समवर्ती सूची में भी नहीं है, राज्य सूची में भी नहीं है, केंद्र सूची में है। तो उस पर जो विशेषाधिकार है, सर्वे करा रहे हैं ना, जनगणना करा रहे हैं। मैं आ रहा हूँ उस बात पे। तो सीधी सी बात है, पहली बात तो हो गया एकाधिकार हो गया केंद्र की, केंद्र सूची ने कहा केंद्र पर। अब यदि राज्य सरकार अपनी सामाजिक आर्थिक सूची ये करेगा तो फिर उससे टकराहट होगा। 2 सूचियों पे टकराहट होगा तो संघीय ढांचा व्यवस्थित नहीं रह जाएगा, आपस में टकराव होगा। मान लो के लिए छत्तीसगढ़ सामाजिक आर्थिक सूची बनाता है और उधर से केंद्र सरकार जारी करती, तो आप किसको मानोगे? छत्तीसगढ़ में तो चीखेंगे चिल्लाएंगे कि हमारी सूची है। ये बात है मणि जी, जवाब ले लेते हैं। बड़ा टेक्निकल बात आपने कही, बड़ी टेक्निकल बात, जवाब ले लेते हैं। मणि जी देखिए, संघीय ढांचे और राज्य टकराव वाली स्थिति क्या पैदा हो सकती है क्या? रविंद्र जी, मणि जी, टकराव वाली स्थिति पैदा करने की कोशिश है क्या? एक तरह से आरोप भी है कि राज्य सरकार जो सर्वे करा रही है वो केंद्र राज्य के बीच टकराव वाली स्थिति पैदा करने की कोशिश। लेकिन छत्तीसगढ़ की सरकार की और कांग्रेस पार्टी की कभी मंशा नहीं रही है कि संघीय ढांचे में टकराव हो। भारतीय जनता पार्टी जो केंद्र सरकार में बैठी है वो लगातार बार ऐसी हरकतें करती है कि संघीय ढांचे पर प्रहार करने की प्रयास भारतीय जनता पार्टी करती है। चाहे वो हमारे द्वारा जो है चावल खरीदी की बात हो तो ये बोलते हैं कि सेंट्रल पूल में हम नाम नहीं लेंगे, और भी तमाम प्रकार की बातें। ये जो है राजभवन में जो है दबाव बनाकर आरक्षण विधेयक को रोक देते हैं। तो इस प्रकार से संघीय ढांचे पर बार प्रहार तो भारतीय जनता पार्टी करती है और हम तो बिल्कुल नहीं चाहते कि इस प्रकार से टकराव हो। और रही बात, ये बात कर रहे थे जनगणना की, जनगणना कारण टकराव होगा। भैया हमने जनगणना नहीं कराया है, हमने तो आर्थिक सामाजिक सर्वेक्षण कराया है।
उसके आधार पर ये पता चलेगा कि किस व्यक्ति की क्या आमदनी है, किस व्यक्ति की क्या जरूरतें हैं, किस व्यक्ति की क्या आर्थिक स्थिति है। ये सब बातें जो है सर्वेक्षण में सामने आई है। तो जनगणना एक अलग चीज है, आर्थिक सामाजिक सर्वेक्षण एक अलग चीज है। भारतीय जनता पार्टी से मैं पुनः सवाल करना चाहता हूँ, क्या भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि इन लोगों को योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए? क्या भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि जो गरीबों के वास्तविक आंकड़े हैं, जो आर्थिक आमदनी है लोगों की वास्तविक जो है उसकी वास्तविक मणि जी इसका जवाब ले लेंगे, इसका जवाब ले लेंगे, लेकिन मेरा एक सवाल है इसमें आपसे ही है, क्या चुनावी साल में इस तरह का सर्वेक्षण कराकर नई योजनाएं बनाने की या नई घोषणाएं चुनाव से पहले करने की, ये क्या वोट बैंक की सियासत से जोड़कर नहीं देखा जा सकता इसे? नहीं, सियासत देखिए, हम तो काम करने में विश्वास रखते हैं और हमारा काम बोलता है। हम किसी प्रकार की सियासत नहीं कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि जो वास्तविक आंकड़े हैं, किस व्यक्ति को किस योजना की जरूरत है, ये बात सामने आए। किसको ज्यादा जरूरत है, ये बात सामने आए। उस आधार पर हम योजना बनाएंगे और उसको लागू करेंगे और उस व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। इसमें कहीं भी राजनीति नहीं है। ये हमारी मंशा, इसमें सद्भावनापूर्ण मंशा है कि प्रत्येक व्यक्ति को जो है उसकी आर्थिक स्थिति के अनुसार उसकी योजना का लाभ मिले। जवाब ले लेते हैं रविंद्र जी। वोट बैंक के मोबिलाइजेशन का कोई इसमें हेतु नहीं है या कोई इसमें मंशा नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ लोगों को फायदा देने के लिए है। तो फायदा यदि क्या कहते 2011 में जो मैं वही उन्हीं का जवाब दे रहा हूँ सत्य प्रकाश जी। 2011 में आखिरी जनगणना हुई थी मनमोहन सिंह जी के समय, क्या उस जनगणना को नहीं मानते? उसी के आधार पे तो प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों को चयनित किया गया था। 2011 में जनगणना हुई थी, अभी 2023 देंगे भैया, ये बोलने तो देंगे नहीं। मेरे को पता है। मणि जी जवाब ले लेते हैं, फिर आप पे आएंगे। हाँ बोलिए रविंद्र जी, बोलिए। मेरा समय तो इनको चिप कराने में जाता है। बोलिए ना रविंद्र जी, बोलिए। मैं बोल रहा हूँ ना, 2011 की जनगणना के डाटा उसको मानने से इनकार करते हैं। जब वो पीएमएवाई का योजना है 2011 जनगणना के आधार पर देना, तो फिर भूपेश बघेल जी क्यों फिर आर्थिक सर्वेक्षण मतलब 2011 का इनको भरोसा नहीं है। दूसरी बात है, क्या बोल रहे थे कि हमको बोलते हैं आरक्षण विधेयक पे हम मतलब रोकते हैं। कब भारतीय जनता पार्टी ने रोका? राज्यपाल ऑफिस को भारतीय जनता पार्टी रोकेगी क्या? इनको संवैधानिक तंत्रों पर भरोसा नहीं है, ये तथ्यों को जानते नहीं है और बस बोलते बस रहेंगे। बोलने से कुछ नहीं होता, काम करने से होता। काम करते हैं तो प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए सर्वे करवाने की जरूरत नहीं होती। 2011 की सामाजिक आर्थिक जो जनगणना थी उस पर जाता। और इन्हीं को क्या आपत्ति, 2024 में तो आ जाएगा पूरा, क्या कहते हैं वो आ जाएगा डाटा। अभी तो शुरू होने वाला है 3-4 महीने बाद। मैं कहता हूँ 2024-25 में आ जाएगा। इनको धैर्य क्यों नहीं है? देश की किसी राज्यों को तो इतनी समस्या नहीं हो रही है, इन्हीं को भूपेश बघेल को कौन से सुपर भरोसा क्यों नहीं है? भरोसा क्यों नहीं है? कांग्रेस पार्टी से भाजपा पूछ रही है मणि जी, भरोसा क्यों नहीं है? सत्य प्रकाश की बड़ी हास्यास्पद बात अभी यहाँ पे की गई है। इन्होंने कहा कि 2011 के आधार पे जो है ये लोग योजना क्यों नहीं बनाते, उसके ऊपर क्यों भरोसा नहीं करते। अरे भाई 2011 में जनगणना हुई थी, अभी 2023 चल रहा है, मतलब 12 साल का अंतर है। इस 12 साल में हर 10 साल में होता है। सुनिए मणि वैष्णव जी, पहली बात तो आप सुन लीजिए, हर साल जनगणना होता है, हर 10 साल में होता है भैया, हर 10 साल में होता है। सुन लीजिए, सुन लेते हैं, अभी कैसे योजना लागू किया जाए? तो 2011 के आंकड़ों पर हम कैसे भरोसा करें? 12 साल हो गए। तो करना इसलिए पड़ेगा कि 2000 संवैधानिक बाध्यता है। 2011 में हुआ तब 2021 में होगा। हर 10 साल में जनगणना होती है, 2-4 साल आप लोग 2 साल लेट है ना, इसी पे तो आपत्ति है कांग्रेस को। 10 साल में करने का लेट है ना 2 साल, आपत्ति तो इसी पे कांग्रेस को। अब 2 साल ये कोरोना काल था, कोरोना। अच्छा एक चीज बताइए सत्य प्रकाश जी, एक चीज बताइए वास्तव में नहीं, मैं तो जवाब दे रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, मैं एकदम स्पष्ट है स्थिति है देश में। आप आने के बाद मैं सत्य प्रकाश की एक चीज बताइए, कोरोना काल के तौर पर देखा, सामने आना चाहते नहीं, आप चाहते ही नहीं कि आपने कोरोना काल के तौर पर देखा, लोग जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहे थे और उस 2 साल में क्या हम जनगणना के डाटा एक करके बोलिए, वो तो बोलने नहीं देंगे ना, वो तो बोलने नहीं देंगे। मणि जी सुन लेते हैं। हाँ बोलिए रविंद्र जी, बोल लीजिए, बात पूरी कर लीजिए मणि जी पे। जनगणना जो होता है हर 10 साल में होता है। 2011 में हुआ है, तो जब तक इसका डाटा नहीं आएगा 2000 के जनगणना को मानना हमारी संवैधानिक बाध्यता है, हमको मानना ही होगा जब तक 2021 में ना हो। अब 2021 में होना था, कारण क्या हुआ? 2 साल का क्या कहते कोरोना का दौर आया, जिंदगी और मौत के बीच दुनिया जूझ रही थी, कौन बचेगा कौन मरेगा कोई नहीं जानता था। मणि जी रविंद्र जी का ये कहना है कि इनकी तो मंशा है, कोरोना ने रोक दिया जनगणना,
फिर आप क्यों सवाल खड़े अरे नहीं करेंगे? होता। आप बताइए 2022 सत्य प्रकाश जी, आपके घर में कोरोना का कोई मरीज होता, रविंद्र मैं जी, आपसे कहा रविंद्र था जी, जनगणना के डाटा में रविंद्र जी, छात्र बनाते ही बनाते रविंद्र जी हैं। प्लीज, जब आप भाषणबाजी करते हैं, नरेंद्र मोदी जी भाषणबाजी करते हैं, आपके नेता भाषणबाजी करते हैं लाखों की भीड़ में, तब आपको कोरोना नहीं दिखता है। अरे तो चल तो रहा है तैयारी, अब तो चल रहा है ना, अब तो कोरोना गया है। 2 साल पहले तो कोरोना था। 2022 क्या में बात कितनी कर रहे हैं, जनसभाओं समझ को में संबोधित नहीं किया आता। मोदी जी ने? अजीब आपके करते भारतीय हैं। जनता पार्टी के नेताओं ने कितनी जनसभाओं को अरे संबोधित किया, नहीं भाई, कितनी रैलियां की 2022 आपको में? बोलना है बात क्या आप बताइए, बोल रहे आप हो? रैली कर सकते हैं, जनसभा को संबोधित कर सकते हैं, मेल मिलाप कर बिल्कुल सकते हैं, सही। फोटोबाजी कर सकते तो हैं, कोरोना काल में जनगणना नहीं जनसभा को कराएंगे आप। संबोधित हो रहा था क्या? कोरोना रविंद्र जी, काल में रविंद्र जनसभा जी, मणि जी, मणि जी एक मिनट, रविंद्र जी एक मिनट, मणि जी एक मिनट, रविंद्र जी, मणि जी ये कह रहे हैं कि जब कोरोना काल से देश उभरा तो केंद्र सरकार ने वो तमाम काम किए जो किए जाने चाहिए, कुछ काम नहीं भी किए होंगे, विपक्ष के नाते कांग्रेस पार्टी कह सकती है। भाषण भी हुए, सभा भी हुआ, रैलियां भी हुई, चुनाव भी हुए, सब हुआ। जनगणना क्यों नहीं हुई इस बीच में? उसी पे क्यों हाँ बिल्कुल, कोरोना की मार आ गई? बड़ा बड़ा विषय है सत्य प्रकाश जी, आपने जो पूछा है। ऐसा नहीं हम्म। कि एक तो रैली कर दिए, मैं परसों रैली करूंगा, टेंट लगा दिए, बोला, भाषण दिया, निकल गया, ये ऐसा नहीं है जनगणना। तैयारी है। जनगणना में हाँ। जाना है तो एक एक सिस्टम पे जाना पड़ेगा। एक एक हाउसिंग जो होती है ना, LH बोलते हैं, लिस्टिंग करने के बाद जब वो लिस्टिंग हो जाएगी तब उसके 3 महीने बाद जनगणना होता है। देखिए टेक्निकल चीज क्या है, हर समय राज्यों में तहसील बदलते हैं, ब्लॉक बदलते हैं, जिला बदलते हैं, राज्यों की सीमाएं भी परिवर्तित होती है। तो जब तक ये पूरा स्पेसिफाई नहीं हो जाएगा, राज्यों की सीमाएं, कहीं जिला बदला, कहीं, उसके बाद हम घरों का एक घर की स्थिति कैसी, उसके बाद हम जनगणना में जाते हैं। लेकिन ये करने के 3 महीने बाद होता है। कोई सभा नहीं है कि नरेंद्र मोदी बोल दिए आ गए। और सबसे बड़ी बात है, आप मुझे बताएं, जब हम कोरोना काल में थे किसके घर जाते, कौन हमको डाटा देता, जिंदगी जीते कि हम मौत से लड़ते? तो उस कारण 2 साल का लेट हुआ है। और ये 2 साल का लेट जो हुआ है महामारी के कारण हुआ। तो अब भूपेश बघेल को इतना क्या डर है भाई, मुझे समझ में नहीं आता। सब दुनिया स्वीकार कर रही है इस महामारी से निकले हम कितनी मुश्किल नहीं, से। डर नहीं हो तो विपक्ष के नेता हैं, सवाल खड़े करना तो उनका काम है। लेकिन एक बड़ा सवाल जो उन्होंने ये उठाया कि सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण जो है वो केंद्र सरकार नहीं कराना चाह रही है, क्योंकि अगर ये कराएंगे तो उसमें कई सारे लोग ऐसे होंगे जो अभी गरीबी रेखा से नीचे होंगे, बहुत सारे लोग ऐसे आए होंगे, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे आर्थिक सर्वेक्षण में जिन लोगों की इनकम पहले जो रहती थी उतना हो सकता है कोरोना की वजह से, दूसरी वजह से नहीं रही हो। तो वो दायरा जो है, वो दायरा तो फिक्स अब होना चाहिए ना, 10 साल से ज्यादा का वक्त, 12 साल का वक्त। आप देखिए, जब भी जनगणना होता है उसमें पूछते हैं घर कैसा है, मिट्टी का बना है, छत का बना है, क्या क्या कहते हैं उसमें टाइल्स लगा है, क्या शौचालय बना है, क्या आपके घर में कार है, क्या आपके घर में मोटरसाइकिल है, सूचना तो ली जाती है। यही तो सामाजिक आर्थिक सर्वे है ना, इसी से तो हम आर्थिक भी लेते हैं और सामाजिक भी लेते हैं। वो तो लेंगे ही लेंगे हम उसके साथ, ऐसा तो नहीं कि वो हट गया। बल्कि इसमें फायदा ये है इस डिजिटल में कि आज हमने किया और रजिस्ट्रार जनरल को तुरंत पहुंच जाएगा। कागज का खेल खत्म, पेपरलेस खत्म। यही क्या कहते हैं इन लोग बोलते थे ना, क्या कहते हैं लोकसभा में खड़े होकर, क्या एक आम वाले को आप फोन पे कर सकोगे, क्या वो डिजिटल पेमेंट कर सकेगा? आप एक तंबाकू लेने पे भी डिजिटल पेमेंट हो जाता है, 5 रुपए भी यदि आपके पास ना हो तो डिजिटल पेमेंट हो जाता है। ये हमने करके दिखाया है। तो ये डिजिटल हम कर रहे हैं तो इसलिए कर रहे हैं, डाटा एक्यूरेट होगा, जल्दी आएगा। रविंद्र जी, कांग्रेस तो ये भी सवाल उठा सकती है ना कि अब तक, जबकि 2024 में लोकसभा के चुनाव है, लगातार पिछले 6 महीने 8 महीने से, साल भर से कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि जनगणना क्यों नहीं हो रही है। जब आने वाले वक्त में लोकसभा का चुनाव है तब अब जनगणना होने जा रही है। बिल्कुल, मुझे तो लगता है कोरोना को पता था कि लोकसभा का चुनाव इस समय है, तो 2 साल पहले आ जाऊं। भाई महामारी है, वो कभी भी आ सकता है, तो संयोग से हम उबर गए, नहीं तो लोकसभा का चुनाव भी नहीं हो पाता। सबसे बड़ी बात है, कोई महामारी को जानता नहीं था, महामारी ने लेट किया। और कितना लेट हो रहा है, मतलब 1872 में पहली जनगणना हुई, मुझे अच्छे से याद है। उसके पहले तो होता नहीं था, देश में चल रही थी ना दुनिया। फिर उसके बाद हर 10 साल में होने लगा और हो रहा है। अभी यदि 1-2 साल है तो अपवादित मुद्दे हैं, कभी ऐसा नहीं हुआ। छत्तीसगढ़ में मसला तभी ज्यादा सुर्खियों में आया ना जब प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर हुई, प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर जो है वो बातें सामने निकल के आई। क्योंकि सत्य प्रकाश जी, 2011 की सूची के आधार पर तो प्रधानमंत्री आवास योजना को अपन ने सहमति दिया है। ये खुद नहीं मानते हैं, ये इनकी सरकार में हुआ है। 2011 की जनगणना को उसको खुद नहीं मानते, इसलिए विवाद है। कर लेना 2011 की जनगणना के आधार पर, क्या तकलीफ है? एक्चुअल में क्या हो रहा है
कि मोदी जी का विरोध करना है। ये भूपेश बघेल जी की मानसिकता है। वैक्सीन में भी इन्होंने कहा कि कांग्रेस को वालों को नहीं लगाना चाहिए, आया हुआ वैक्सीन भेज देते हैं। कभी कह देते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना को मैं इसलिए स्वीकार नहीं करता क्योंकि इसमें प्रधानमंत्री शब्द जुड़ा हुआ है। मैं कांग्रेस का जवाब लेता, लेकिन किसी तकनीकी दिक्कत की वजह से मणि जी अभी नहीं जुड़ पा रहे हैं। हाँ बोलिए, अपनी बात पूरी करिए। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि योजनाएं जो होती है उस पे कभी मतलब ऐसा राजनीतिकरण करना चाहिए, इस पे लाभ मिलना चाहिए। और ये जो इतना बड़ा मुद्दा नहीं है कि आप सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण या जातिगत करवाए, बिहार सरकार को रोका गया है, 2 साल की बात है। और वो जो एक बार प्रक्रिया स्टार्ट होगी, अभी अपन बोल भी रहे हैं कि सितंबर अक्टूबर में शुरुआत हो जाएगी, 2 या 3 महीने बाद, तो इंतजार करना चाहिए। आपकी सूची, अच्छा आप बताइए, आपके पास जो डेटा है और मैं दूंगा उसी राज्य का डेटा, तो निश्चित रूप से मतभेद होगा, टकराव होगा। इस तरह का टकराव न तो राज्य के हित में अच्छा, न ही देश के हित में। हम तो कह रहे हैं कि हम ज्यादा लोगों को फायदा देंगे। मान लो कि ये बोल रहे हैं डाटा हम गड़बड़ करेंगे, तो हम तो चुनावी दौर होगा, हो सकता है हम ज्यादा लोगों को फायदा देने के लिए करें, अंततः जनता को तो लाभ होगा। लेकिन कौन तय करेगा कि इसमें गड़बड़ हुआ या गड़बड़ नहीं हुआ? आप अभी से प्रश्न चिन्ह क्यों उठा रहे हैं? मनसा पे सवाल इसलिए उठा रहे हैं, या कांग्रेस जो तर्क दे रही है वो इसलिए दे रही है कि कोरोना के वक्त का हवाला ये दे रहे हैं, कह रहे हैं कि कोरोना से आंकड़े छुपाए केंद्र सरकार ने, तो अगर आंकड़ेबाजी का खेल केंद्र सरकार करना चाहेगी तो इसमें भी कर देगी, इसलिए कांग्रेस मनसा पे सवाल उठा। कांग्रेस ने कभी कोरोना का एक्चुअल डाटा लिया है क्या? कहां से ले लिया वो डाटा? उन लोग घर घर जाके सर्वे किए हैं क्या? प्रश्न उठाना आसान है, लेकिन हकीकत वास्तविक स्थिति को बताना बहुत कठिन होता है। चलिए, बोल तो रहे हैं कि कोरोना में हमने डाटा छिपाया, क्या छिपाया हमने? आप बताइए, कौन बताएगा कितने लोग मरे, कितने लोगों का इलाज हुआ? अब हमको तो इस आशावादी दृष्टिकोण रखना चाहिए कि देश उबर गया कोरोना से, इतनी कम मौतें हुई, इतना बड़ा देश, दुनिया का मतलब आज तो सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश है, इतनी कम मौतें हुई, वैक्सीन बन गई। अभी भी दुनिया के देशों में वैक्सीन नहीं, हमने दिया, ये नहीं दिखता है। प्रश्न ये उठाते कि हमने कोरोना का डाटा छिपा, क्या छिपा लेंगे? मर गए, मर गए। यदि 200 लोग मर गए, 2000 मर गए, तो उससे क्या हो गया? ये कोई हमने मारा? महामारी को भरोसा दिला पाएंगे क्या? बिल्कुल दिला पाएंगे, यदि वो मानना चाहे तो। और नहीं मानना चाहे तो कोई बात नहीं है। जो सोता हुआ व्यक्ति उसको उठा सकता हूँ, जो सोता हुआ व्यक्ति उसको तो उठा सकता हूँ, लेकिन सोने का जो नौटंकी करेगा उसको कैसे उठाऊंगा? और कांग्रेस आखिरी सवाल ये मेरा, किन तर्कों के आधार पे भरोसा दिला पाएंगे कांग्रेस को? इन तर्कों के आधार पे हम दिलाएंगे कि हम डिजिटल मतलब रूप से कर रहे हैं, जिसमें किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी हो नहीं सकती। और दूसरी बात, हमको गड़बड़ी करने से क्या लाभ होगा, हमारा क्या उद्देश्य सफल होगा, इस बात को वो बताएं। हम बिल्कुल वही करना चाहते हैं जो होना चाहता है। और फिर कह रहा हूँ कि यदि शंका करना चाहते हैं तो शंका का इलाज तो हकीम लुकमान के पास नहीं था, फिर तो मोदी जी हैं और हम लोग हैं। ये फिर चलता रहेगा दौर। जी चलिए, मणि वैष्णव जो कांग्रेस पार्टी के नेता, वो भी हमारे साथ जुड़े। रविंद्र जी, आप भी हमारे साथ जुड़े और बेहद सार्थक चर्चा हुई और कई पहलुओं पे, मतलब इस पूरे विषय के कई पहलुओं पे हमने चर्चा की और ये समझने की कोशिश की कि आखिर क्यों इस मसले पे राजनीति हो रही है, और राजनीति से अगर इतर भी देखा जाए, राजनीति से अलग देखा जाए, तो क्या इसका इंपैक्ट होगा, चाहे डिजिटल जनगणना की बात करें या छत्तीसगढ़ में जो आर्थिक सामाजिक सर्वेक्षण करवाया है छत्तीसगढ़ सरकार ने, और आने वाले वक्त में आखिर क्या फैसले इसे लेकर लिए जा सकते हैं। तो आज के इस हमारे खास कार्यक्रम में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।